चयनित स्टूडेंट उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ मस्त खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी एएसओ एग्जाम जो कल कंडक्ट हुआ है, पेपर कैसा आया, कितनी अटेंडेंस रही है, पेपर टफ था कि आसान था, उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा बीपीओ 1468 का रिजल्ट आने की संभावना है, कब तक है, क्या इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है, उस पर भी डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा जेई की क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको डीबी के लिए तैयार रखने, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले चैनल पे जो भी नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। इसके अलावा इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों को चैनल को फॉलो करने के लिए दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप वहां जाके मुझको फॉलो कर सकते हैं। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एएसओ एग्जाम को लेके। ठीक है, ये एग्जाम कल ही कंडक्ट कराया गया है और इसमें मेनली ये था कि जो आपका 65 क्वेश्चन था वो स्टैट से आने वाला था। ठीक है, स्टैट से आपका 65 क्वेश्चन आने वाला था और इस बार जो क्वेश्चन 65 आया है उसमें से लगभग 55 के आसपास या 55 से 58 के आसपास जो क्वेश्चन रहे हैं वो क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल बेसिस पे रहे, ना कि थ्योरेटिकल बेसिस पे। ठीक है, मैक्सिमम न्यूमेरिकल बेसिस में था। अब लोगों का कहना है, काफी लोग कह रहे हैं कि पेपर आसान आया है, काफी लोग कह रहे हैं मॉडरेट आया है। तो देखिए, ये पेपर आसान मॉडरेट आपका डिसाइड हो जाता है आपके इसी टॉपिक पर, स्टैट्स वाले 65 क्वेश्चन पर। ठीक है, इसमें बहुत से ऐसे क्वेश्चन थे जो काफी ट्रिकी थे। ठीक है, उसको अगर आप लगाने बैठते तो आपकी टाइम ऑलरेडी कंज्यूम ज्यादा होती और 2 घंटे का ये पेपर था। तो हो सकता है कि इस वजह से, स्टैट्स की वजह से आपका पेपर उतना ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पाया होगा। और उसका रीजन भी है क्योंकि कॉन्टिन्यूअस न्यूमेरिकल बेसिस क्वेश्चंस थे, कुछ क्वेश्चंस ट्रिकी भी थे और जो अगर इसको लगाने बैठ गया होगा तो उसका वो 35 नंबर का जो आता है आपका 15 नंबर यूपी जीके और 20 नंबर आपका जो आता है, सॉरी 20 नंबर जो यूपी जीके और 15 नंबर जो आपका कंप्यूटर का आता है वो छूट जाएगा। कोई भी इसको अगर इसी को लगाने पे बैठ जाएगा और कोई उधर किया होगा तो भी वो इसका आधा भी कर नहीं पाया होगा। ठीक है, तो ओवरऑल अगर आप मान के चलिए तो मैं ये कहूंगा कि ये पेपर मॉडरेट से हार्ड था। ठीक है, इजी नहीं कहूंगा, मॉडरेट से हार्ड था स्टैट्स के लिए। ठीक है, अगर आप बात करें कंप्यूटर के लिए तो कंप्यूटर के लिए पेपर इजी था। ठीक है, इजी पेपर था। कंप्यूटर को लेकर मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा होगा जो क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पाया होगा, क्योंकि कंप्यूटर का कॉमन क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत टफ क्वेश्चन इसमें नहीं पूछा गया था। और यूपी जीके की बात करेंगे तो ये आपका मॉडरेट आया हुआ था। ठीक है, ये मॉडरेट आया हुआ था, ना आसान ना कठिन, मॉडरेट आया हुआ था। ठीक है, और ये जो आपका स्टैट्स का पोर्शन था वो मॉडरेट से हार्ड था। ठीक, तो ओवरऑल पेपर ठीक था, लेकिन ये मत सोचिएगा बहुत हाई इसकी कट ऑफ भागने वाली है, इसकी कट ऑफ डाउन ही जाएगी। हो सकता है बहुत कंडीशन ऐसा हो कि डीबी में तो बहुत कम कट ऑफ पे आपको कॉलिंग आ जाए और फाइनल कट ऑफ भी मुझे लगता है 55 तो नहीं छू पाएगी, 50 प्लस रह ले तो बहुत ही बड़ी बात है। ठीक है, बाकी अटेंडेंस की अगर इसमें बात करें तो नियर अबाउट 90% अटेंडेंस रहा है, लगभग 90% तो बच्चे आई हैं। हर सेंटर पर लगभग बच्चे खुलते तो 90% के आसपास बच्चों ने लगभग ये एग्जाम दिया हुआ है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की। तो अगली इंपॉर्टेंट अपडेट बीपीओ भर्ती को लेके है। तो बीपीओ भर्ती में आपका बच्चे जो 21 तारीख को पहुंचे थे और काफी अच्छी खासी अमाउंट में पहुंचे थे और काफी अच्छा उन्होंने प्रदर्शन किया था और अब इसके रिजल्ट की संभावनाएं भी उतनी ही बढ़ गई है। ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि जुलाई लास्ट वीक या अगस्त स्टार्टिंग में आपको ये रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब ये चांसेस है कि बीपीओ का रिजल्ट आपको अगस्त मंथ में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो काफी दिन से इस भर्ती का इंतजार हो रहा है, इसके रिजल्ट का इंतजार हो रहा है और इसका रिजल्ट आपको अगस्त मंथ में देखने को मिलेगा। और बात कर ले अगर इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, तो अगर आप यूआर कैटेगरी में, क्योंकि देखिए बीपीओ बहुत ही हाई भर्ती है, एक तरह से बहुत ही डिमांडिंग भर्ती आपकी यूपी ट्रिपल एस सी की मानी जाती है। आप भले लेवल 6 में जेई आती हो, भले लेवल 6 में लोअर फीस के साथ आओ, लेकिन इनसे भी ज्यादा डिमांडिंग भर्ती बीपीओ की होती है। मतलब बीपीओ की भर्ती आप इस तरह से मान के चलिए कि अगर आप लेखपाल में भी नियुक्त है, सेम ग्रेड पे होने के बाद भी बच्चे लेखपाल को छोड़कर बीपीओ की को प्रेफरेंस करना शुरू कर देते हैं, यानी वो जॉब अगर कर भी रहे तो छोड़ के बीपीओ में आएंगे। इस लेवल का इस भर्ती का डिमांड है। ठीक है, तो इसकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगी वो भी अमूमन है कि हाई जाने वाली है, कम नहीं जाएगी। नियर अबाउट 67 से 69 के आसपास जाएगी। ठीक है, ओबीसी की अगर बात करें तो ये 65 से 67 के बीच में जाएगी। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की बात करें तो ये आपकी 63 से 65 चली जाएगी। एससी की अगर आप बात करेंगे तो वो भी आपकी
अच्छी खासी इनकी भी कट ऑफ जाएगी 60 से 62। और वहीं एसटी कैटेगरी की बात करेंगे तो ये हो सकता है वो 60 से नीचे चले जाए, ये 55 से 57 के बीच में इनकी घूमेगी। और अगर आप बात करेंगे फीमेल कैटेगरी की यानी महिला कैटेगरी की, तो ये भी लगभग 61 से 63 के आसपास घूमेगी। तो ये वीपीओ की एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी मेरे हिसाब से होनी चाहिए। ठीक है, अगस्त में आपको इसका रिजल्ट देखने की संभावना 100% है। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की। तो अगली इंपॉर्टेंट अपडेट आपकी जेई सिविल भर्ती को लेके है। ठीक है, तो जेई सिविल भर्ती को लेके रोज कुछ ना कुछ नया होता रहता है। कभी कोई बैकलॉग भर्ती को लेके परेशान है, तो कभी कोई डिपार्टमेंट को लेके परेशान है। ठीक है, तो देखिए मैं यही कहूंगा कि आप लोग समझदार हैं, आपको जो सही लगता है वो कीजिएगा। जहां पे ऐसा लगे कि आपको ये डिपार्टमेंट नहीं मिल पाएगा वहां वो कार्य मत कीजिएगा। जहां पे लगे आपको डिपार्टमेंट मिल जाएगा आप वो काम कर लीजिएगा। किसी के सुनने में नहीं आएंगे क्योंकि आप खुद इतने समझदार हैं। ठीक, मेरे हिसाब से आप अपना निर्णय ले सकते हैं। ठीक है, तो हम उस पर बात ही नहीं करेंगे, हम बात करेंगे आपकी क्या एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ इसकी जा सकती है। ठीक है, तो फाइनल कट ऑफ इसकी अगर बात करें तो यूआर कैटेगरी की, ठीक है, उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट्स इसके क्या क्या चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसकी भी डीबी आपको जल्दी अगस्त मंथ में हो सकता है देखने को इसकी डीबी आपको मिल जाए। ठीक है, तो इसको लेके आप अपने डॉक्यूमेंट्स पहले से तैयार रखें। कुछ डॉक्यूमेंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक, जिनकी वजह से आपको डीबी से निकाला भी जा सकता है। अगर नहीं रहा वो डॉक्यूमेंट निकाला नहीं जाता है लेकिन टाइम दिया जाता है और उतने टाइम में डॉक्यूमेंट जल्दी बन नहीं पाता है, तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। तो पहले से ही आप अपने सारे डॉक्यूमेंट को तैयार रखिए, जिसमें सबसे पहला आपका 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट होता है, क्योंकि ये जो है आपके एज प्रूफ है। ठीक है, यही आपका एज प्रूफ होता है, इसी पे आपका एज जो क्लेम किया आपने वो माना जाएगा। ये नहीं रहेगा तो फिर आपका एज प्रूफ का क्लेम माना नहीं जाएगा। ठीक, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है 10th का मार्कशीट। ठीक, इसके अलावा आपका डिप्लोमा का मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक, डिप्लोमा का मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए जिस सब्जेक्ट से आपने डिप्लोमा कर रखा है। पहले ये तो सिविल की भर्ती है तो सिविल का ही आपके पास डिप्लोमा का मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों होना चाहिए। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट, जो लोग आपका यूआर छोड़ के बाकी हर कैटेगरी के लोगों के पास कास्ट सर्टिफिकेट उनका होना चाहिए। अब कास्ट सर्टिफिकेट में अगर आप ओबीसी, एससी और एसटी हैं तो आपका पुराना कास्ट सर्टिफिकेट भी चल जाएगा। ठीक है, अगर भर्ती से भी 2-3 साल पुराना है तब भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट वैलिड मान लिया जाएगा। लेकिन अगर आप इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से आते हैं तो आपका उस पर्टिकुलर भर्ती, जिस साल ये भर्ती आई थी, उस भर्ती की लास्ट डेट से पहले का आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट उस फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। अदरवाइज आपको भी यूआर कैटेगरी में जाना पड़ जाएगा। और सबसे ज्यादा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ कम जाने का यही रीजन होता है कि इसके जो सर्टिफिकेट होते हैं ज्यादातर इनवैलिड हो जाते हैं और बच्चे अपने आप घट जाते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपके एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लास्ट दिन तक का होना चाहिए। उसके बाद का बना है तब भी वैलिड नहीं माना जाएगा। ठीक है, और उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का नहीं होना चाहिए। ठीक, सब उसके अलावा महिलाओं के लिए भी कास्ट सर्टिफिकेट की बात होती है कि जो लड़कियां जिनकी शादी हो गई है, भर्ती से पहले उनकी शादी नहीं हुई थी, तो अब उनको कौन सा कास्ट सर्टिफिकेट अपना डालना है। तो देखिए, कोई आपकी शादी हो गई हो, नहीं हुई तो खैर फादर का डाला ही जाता है। शादी हो गई है तब भी आपके फादर ही साइड का माना जाएगा। ठीक है, फादर ही साइड का आपका कास्ट सर्टिफिकेट माना जाएगा, तो अपने फादर साइड का ही कास्ट सर्टिफिकेट आप लगाएंगे। हस्बैंड साइड का कास्ट सर्टिफिकेट इनवैलिड होता है, तो फादर साइड का ही आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है, सीधी सादी बात है। ठीक, अब डोमिसाइल सर्टिफिकेट एक आपका अनिवार्य है भाई, ये नहीं रहेगा तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट का जो क्लेम है वो इनवैलिड हो जाएगा। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रत्येक उस व्यक्ति को बनवाना है जो आपका किसी भी तरह का रिजर्वेशन का बेनिफिट ले रहा है, तो उसके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी वो यूपी का निवासी होना चाहिए। अदरवाइज आप अनरिजर्व कैटेगरी में गिने जाएंगे, आपको किसी भी तरह के रिजर्वेशन में चाहे हॉरिजॉन्टल चाहे वर्टिकल नहीं लिया जाएगा। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसके अलावा एनओसी को लेकर भी बच्चे परेशान है। एनओसी देखिए, ये नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है। ये सर्टिफिकेट केवल उनके लिए है जो कहीं पर सरकारी जॉब कर रहे हैं। प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तब भी इसकी जरूरत नहीं है, और अगर आप कोई जॉब नहीं कर रहे हैं तो इसकी जरूरत नहीं है पड़ती है। केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तभी आपको नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बनवाना होगा। ये आप जिस डिपार्टमेंट में है वहां से ये आपका सर्टिफिकेट बनता है, तो वहां पे आपको ये सर्टिफिकेट बनवाना होगा। ठीक है, तो ये अगर आप कुछ बच्चे हैं अगर जेई में काम कर रहे हैं कहीं पे गवर्नमेंट में, तो प्लीज आप अपना एनओसी जरूर बनवा लेगा। बाकी आपके पास फोटो होना चाहिए, जो फोटो की जरूरत होती है, और गवर्नमेंट आईडी आपके पास होनी चाहिए। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट है। और हाँ, अगर किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट में आपको एरर होता है या स्पेलिंग मिस्टेक,
छोटी मिस्टेक देखिए आपका इग्नोर कर दिया जाता है, इतना नहीं है कि छोटी मिस्टेक है या एक दो मिस्टेक है तो इग्नोर कर दिया। कुछ मिस्टेक जो इग्नोर नहीं हो सकती, जैसे आपका सर्टिफिकेट नंबर का मिसप्रिंट, ये इग्नोर नहीं किया जाएगा, ठीक है। फिर आपका डेट ऑफ बर्थ का मिसप्रिंट, ये इग्नोर नहीं किया जाएगा। फादर्स नेम, ये इग्नोर नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये चीजों के लिए अगर आपके सर्टिफिकेट या मार्कशीट में थोड़ा गड़बड़ी इस चीज को लेके है, जिसको लेके आप एक अपना प्रोफार्मा मिलता है आपका कचहरी में, वहां जाके आप अपना बनवा सकते हैं और उसके बाद उसको भी इसके साथ सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्या जा सकती है इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मेरे हिसाब से बहुत कूद के भी चली जाएगी, तो 49 से 51 ये मैक्सिमम मैं बता रहा हूं। कट ऑफ हमेशा मिनिमम पे बनती है, तो ये मैक्सिमम है कि 49 से 51 के आसपास आपकी कट ऑफ यूआर कैटेगरी की जाएगी। ओबीसी की बात कर ले तो ये भी आपकी कट ऑफ 47 से 49 के बीच में घूमेगी। ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें तो कट ऑफ आपकी 45 से 47 की आसपास घूमेगी। वहीं एससी यानी शेड्यूल कास्ट कैटेगरी की अगर आप बात करते हैं तो शेड्यूल कास्ट कैटेगरी की लगभग कट ऑफ आपकी 38 से 40 के बीच में घूमेगी, ठीक है। और वहीं आपकी फीमेल कैटेगरी की कट ऑफ हो सकता है आपकी 36 से 38 के बीच में घूमे। हाँ, काफी लोग कह रहे थे कि फीमेल कैटेगरी भी अलग अलग तरीके से आएंगी, यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी से, तो नहीं। फीमेल कैटेगरी प्रत्येक की सीट ऑलरेडी पहले से ही डिवाइड होती है, वही सीट जो हर कैटेगरी से डिवाइड होती है वही फीमेल कोटा में ऐड होती है, उसी को वहां पे काउंट करके बताया जाता है टोटल इतनी सीट है, ठीक है। तो पहले ही कटी हुई है उसमें से आपकी पर्टिकुलर सीट में से, हर कैटेगरी से, तो अलग से आपकी कट ऑफ नहीं आएगी, वही एक ही फीमेल की कट ऑफ आएगी जो आपकी फाइनल होगी, ठीक। बाकी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको लगता है आपकी क्या कट ऑफ है, आप जरूर उस कट ऑफ को भी मेंशन कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।